हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाइनियर्स एकेडमी। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर, नया अध्याय स्टार्ट हो गया है। क्या आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है? अब आप कॉलेज जाने लगे हैं। आपके अंदर जो ये कॉलेज वाली फीलिंग है, हम इससे पहले गुजर चुके हैं। मैं समझ सकता हूं कि कितनी खुशी की बात होती है। ये खुशी दोगुनी होती अगर कोरोना नहीं होता। समझ रहे? क्योंकि आप अब तक रेगुलर हो चुके होते कॉलेज में, आप कॉलेज को देख लेते, आपके व्यू होता, पर आपके कॉलेज के अरमानों पे थोड़ा सा कोरोना ने पानी फेर दिया। बट ऐसी कोई बात नहीं है, स्थितियां सुधरेंगी जल्दी। और जब स्थितियां सुधरेंगी तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आपका पाइनियर एकेडमी में स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो तब तक हम आपको अच्छे से अच्छा देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम इस बात के लिए श्योर हैं कि हम आपको बहुत अच्छा दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आप 12th क्लास पास करके कॉलेज में आए ही हैं और आपने बीएससी से रिलेटेड काफी भ्रांतियां भी सुनी होंगी कि कोटा यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग है ना, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बड़ा कम रहता है, यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। पर एक बात ध्यान रखिए कि हो सकता है उन सिस्टम में कमियां हो या नहीं हो, लेकिन सारी कमी क्या दूसरे में ही होगी क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कमियां हमारे अंदर ही रही हो और रहती हैं। ये जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट का जो परसेंटेज डाउन रहता है, इसमें सबसे बड़ा हाथ खुद स्टूडेंट्स का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे, भाई हम तो पढ़ते भी हैं, हम तो लिख के भी आते हैं। देखो, आपकी कोशिश क्या होती है, आप 11th-12th पढ़ के आए हैं, 11th-12th कॉलेज बीएससी के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप बीएससी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 11th-12th कुछ नहीं है। आप 11th-12th पढ़ के आए हैं, एक तो आपकी सोच क्या रहती है कॉलेज में आने के बाद कि आपको यहां पर 11th-12th का टच मिले। भाई हम क्या 12th में ही हैं क्या? हमारा भी तो प्रमोशन हुआ ना, हम कॉलेज में चले गए, आप फर्स्ट ईयर में आ गए, तो हम 11th-12th का टच क्यों ढूंढ रहे हैं? अब तो आपको ऐसा कुछ हायर लेवल का टच मिलना चाहिए। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि कुछ ऐसा मिले कि आपको भी तो लगे कि आप कॉलेज में हैं, किसी के सामने खड़े हो सीना तान के अपना सब्जेक्ट लेके, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोलता जा रहा हूं, आपको कुछ यूं लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपको सब्जेक्ट नहीं आता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपने जो 11th-12th पढ़ा है वो मार्क्स लाने के हिसाब से तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट का जो मेन मोटिव है वो शायद ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा। अदरवाइज आप लोग एक सिस्टम में चलते आ रहे हैं कि ठीक है ऐसे पढ़ना है और ऐसे परसेंटेज बनानी है। जो आपके 11th-12th की कोचिंग वाले हैं वो डीपीपी सोल्व करवा देते हैं और नोट्स लिखवा दिए, आपने पढ़ लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके लिए ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं आपको साबित करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपग्रेड होके कॉलेज में आ गए हैं, आपका तरीका बदलना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, अभी तक आप रट रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, बट अब नॉलेज के लिए पढ़िए। अब आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अच्छी परसेंटेज होगी 12th में 90, 91, 92, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर नॉलेज नहीं है। नहीं है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपके अंदर नॉलेज नहीं है, और है तो उतनी नहीं है जितनी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप में होनी चाहिए। आपका पोटेंशियल भी तो कितना है, आप सोचो आपने कितना पोटेंशियल लगाया होगा इस परसेंटेज को लाने में। तो जितना आपका लेवल बढ़ा हुआ है उतनी आप में नॉलेज भी तो होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको कुछ चंद क्वेश्चंस बताता हूं जिससे आपको अभी पता चल जाएगा कि हमने 12th पास कर ली और जो मैं कह रहा हूं वो कितने परसेंटेज या किस हद तक सही है। सबसे पहले तो
हम आपके सब्जेक्ट से ही बात करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैथ्स वाले मैथ्स की बात करेंगे तो मैं फिजिक्स से ही स्टार्ट करता हूं। आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की, क्या डिफाइन करेंगे? अब आधे से ज्यादा तो ये सोचने लग गया कि कौन सी वाली दें, 11th में ये लिखाई थी सर ने, 12th में ये वाली लिखाई थी, और याद कौन सी आ रही है, लगे हुए हो याद करने में। सोचो सोचो, अगर लगे हुए हो तो याद तो करो कि आप क्या बताते हैं। फिर आप ऐसे कुछ ऐसे होंगे जिनको हो सकता है फिजिक्स की डेफिनेशन याद आ गई हो, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ये वो, या फिजिक्स मतलब भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, जिस ब्रांच में आता है भौतिकी कहलाती है। अरे भाई क्यों इतना जोर क्यों डाल रहे हो माइंड पे? मैं यही तो कह रहा हूं, रटो मत, अपने सब्जेक्ट को अपने अंदर समाहित कीजिए। आप क्या क्या याद रखेंगे ऐसे? एक चीज है क्या, मैथ्स में हजारों फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, आपके केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, हम क्या क्या याद रखेंगे? क्या क्या लर्न करोगे, क्या क्या रटोगे चीजों को? अब आप बड़े हो रहे हैं, अब आप कॉलेज में आ गए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब हम कॉलेज में हैं, अब आपके एक्सप्लेनेशन आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब ग्रेजुएट हो जाओगे, या भगवान करे आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो घर वाले शादी वादी के लिए पूछेंगे नहीं पूछेंगे? फिर आप वहां तो बड़ा साथी टोके कहते हो कि हमारी लाइफ का मामला है, हमारी जिंदगी के फैसले हम लेंगे। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड फैसले भी तो आप ही लो। डिपेंडेंसी क्यों रखनी? हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं? आपके खुद के फंडे हैं, आपका सब्जेक्ट है, आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन रटा रटाया नहीं होना चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हो जिसको बताने के लिए आपको सोचना नहीं पड़े। समझ रहे मेरी बात? जिसको बताने के लिए हमें सोचना नहीं पड़े। जैसे भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, सबसे पहले 11th क्लास में आपको डेफिनेशन लिखवाई जाती है कि भौतिक वस्तुओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक वस्तुओं का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। अब मुझे बताइए फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है? भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, वे चीजें होती हैं जिन्हें आप देख सको, जिन्हें हम सुन सकें, जिन्हें हम महसूस कर सकें, उसी को हम भौतिक बोलते हैं। फिजिकल, जो आपको दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में दिख रहा है, आप उसको टच कर पा रहे हो, हम उसको फील कर पा रहे हैं, दैट इज फिजिकल। बट फिजिक्स के अंदर तो हम इलेक्ट्रॉन भी तो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात होती है नहीं होती है फिजिक्स के अंदर? क्या इलेक्ट्रॉन को देखा कभी, महसूस किया, टच किया? ऐसा लगा हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया हो कान के यहां से, और आपको पता चल गया होगा अरे अभी अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया है कि मेरे पास से? नहीं ना। जब ऐसा नहीं है तो जो हम 11th क्लास में जो सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको लिखाई जाती है फिजिक्स की, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत का अध्ययन भौतिकी कहलाता है, क्या यह कहना सही होगा कंप्लीटली? मैं ये नहीं कह रहा हूं ये डेफिनेशन गलत है, मत जाना, मैं आपको सब्जेक्ट्स के मर्म बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। मैं करंट टाइम पे आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आज के टाइम पे ये कहना सही होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब तो बहुत माइक्रो लेवल पे चले गए क्वांटम के अंदर, हमें तो ना दिखता है ना महसूस होता है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इमेजिनेशन पे चल रहा है। नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? इसका मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, हमने किताब में देखी, ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। जिस समय पर, जिस टाइम पे ये डेफिनेशन दी गई थी, उस टाइम तक ये डेफिनेशन सही थी। ये डेफिनेशन कब आई थी? जब फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई थी 1800 शताब्दी के आसपास, तब सब कुछ दिखता था। आपने न्यूटन की फिजिक्स पढ़ी है ना 11th क्लास में, एक पार्टिकल आ रहा है, जा रहा है, इतनी ऊंचाई से गिरेगा, ये करेगा, वो करेगा, हमें सब कुछ दिख रहा है भाई। उस समय के लिए फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत का अध्ययन भौतिकी कहलाता था। लेकिन
हर 6 महीने में मोबाइल अपग्रेड हो जाते हैं ना, मोबाइल के मॉडल बदल जाते हैं 6-6 महीने में, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं आजकल। कभी पहले विंडो 7 में काम होता था, फिर विंडो 8 आ गई, फिर 10 आ जाएगी, फिर 12 इनके में। उस टाइम से जब हम अभी तक आए तो बाद में न्यूट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, हमें दिखना बंद हो गया। अब अगर हम उस वक्त की डेफिनेशन को अभी बोलते हैं, कहीं इंटरव्यू में बोल दो आप, तो डेफिनेटली वो इंपैक्ट नहीं जाएगा जो जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आता है कि फिर अब डेफिनेशन, नई डेफिनेशन कहां से लेके आए भाई? तो देखो डेफिनेशंस आप निकालना सीखिए, डेफिनेशंस यहीं से निकलती हैं। फिजिक्स आपके जो ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज उसके फ्यूसिस से लिया है। फ्यूसिस है आपका लैटिन वर्ड। फिजिक्स शब्द किससे लिया है? आपके लैटिन वर्ड फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है आपके पास? नेचर, प्रकृति। निकल गई डेफिनेशन? आया समझ में कुछ? अब क्या दोगे फिजिक्स की डेफिनेशन? प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या है आपके पास? भौतिकी है। अब परिवर्तन तो बहुत सारे हो रहे हैं, परिवर्तन तो पेड़ पौधों में भी हो रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन तो पेड़ पौधों में भी हो रहे हैं। फिर उनके लिए तो हमने जूलॉजी, बॉटनी जो भी होती है, मैं ज्यादा नहीं समझता हूं, जूलॉजी एग्जैक्टली बॉटनी है जो भी है, वो निकाल रखी है ब्रांच। देखो हिंदी मीडियम वाले हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों पर लगने वाले नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स हो या साइंस हो, साइंस की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज साइंस, तो क्या डेफिनेशन दोगे? फिर वही आप किताब पे चले जाओगे, आंकड़ों का समावेश करके उसका क्रमबद्ध अध्ययन, ये कहलाता है। नहीं, व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग बट गुड गैस। क्या है साइंस आपके पास? एक अच्छा अनुमान है। जितना अच्छा अनुमान आप लगाएंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे। साइंस क्या है आपके पास? एक अच्छा अनुमान है। आपको पता है कि साइंस की स्टार्टिंग कहां से करते हैं? माना, सपोज, बहुत बड़ा वर्ड है, ऐसा वर्ड जिसने पूरी साइंस को एस्टेब्लिश कर दिया। किसने? सपोज, माना। करता धरता ये परमात्मा आपके साइंस का पितामह जिसको बोलते हो, ठीक है, विज्ञान का पितामह। साइंटिस्ट नेम में नहीं पूछ रहा हूं, वर्ड में क्या है आपके पास? माना, सपोज। अब जब हम मान रहे हैं, जो जितना अच्छा मानेगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका। आपका अनुमान, आपका गेस जितना अच्छा होगा, हम रिजल्ट भी तो उतना ही अच्छा पाएंगे, ठीक है। तो साइंस को एस्टेब्लिश किसने किया? आपके सपोज ने। और व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग बट अ गुड गेस। आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो विज्ञान क्या है? आपका मात्र एक अनुमान है। अब उस अनुमान पे जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा सोच पाएंगे, उतने अच्छे आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन छोटी सी दिक्कत है विज्ञान के अंदर, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हमें हर क्यों का जवाब मिले। आप किस पर फोकस होते हो? वाई पर। आपको हर क्यों का जवाब मिले, लेकिन साइंस के पास हर क्यों का जवाब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा, न्यू बेबी पैदा होता है छोटा, कई बच्चों के हाथ में 6 उंगलियां आ जाती हैं। अब अगर हम डॉक्टर से जाके परेशान करके पूछे कि हमें रीजन दो कि 6 उंगलियां क्यों आई, तो क्या कहेगा वो? आपको जवाब क्या देगा? भगवान जाने। उसने थोड़े ना बनाई कि वो पेट के अंदर चला गया और उसने छठी उंगली बना डाली हो। उसके पास, आपके पास क्या है? ये जन्मजात है, पैदाइशी है। उसी जन्मजात वर्ड को हम साइंस में इंट्रिंसिक लिखते हैं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मींस प्योर और जन्मजात, पैदाइशी। तो साइंस के पास हर क्यों का जवाब नहीं है। साइंस को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी टेंडेंसी रहेगी कि हम हर क्यों का जवाब फाइंड करें, लेकिन नहीं मिलता है तो फिर हमारा फोकस कहां रहेगा पढ़ते टाइम? हमारा फोकस रहेगा पूरा का पूरा हाउ के ऊपर,
कि जो भी घटना घटित हो रही है वो कैसे हो रही है। अब इस कैसे को जानते जानते अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो फोकस कहां रखना है, कैसे पे। क्योंकि जब शुरुआत में हमने देखा तो पृथ्वी हवा में लटकी हुई थी, हमें रीजन नहीं पता था कि हवा में क्यों लटकी हुई है। आज के टाइम पे तो पता है हमें रीजन, उस टाइम पे हमें रीजन नहीं पता था कि हम पृथ्वी हवा में क्यों लटकी हुई है। लेकिन हमने देखा तो हमने क्या पाया कि पृथ्वी तो हवा में लटकी हुई है भाई। तो हमारे पास उस टाइम पे ये नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर हमने इसकी परिभ्रमण गति होती है, परिक्रमण होती है, ये सूर्य के चारों ओर 365 डेज में राउंड करती है और अपने अक्ष पे 24 घंटे लेती है। आपने सारी सारी स्टडी कर डाली। तो हमने किस पर फोकस किया, हाउ पर, कि जो भी हो रहा है वो कैसे घटित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है फिर इसकी डेफिनेशन का। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, या आप यूं कह सकते हैं कि आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि अब जब आप फिजिक्स पढ़ने बैठे कम से कम, तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, आपको क्या ढूंढना है पढ़ते टाइम। जो सामने लिखा हुआ है वो तो सबके पास है, उसको तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जो हिडन जो साइंस है जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, वो कैसे आएगी। ठीक है, उस पर बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।